अच्छा सोचिए उस एक काम के बारे में जो महीनों से आपकी टू डू लिस्ट पे पड़ा है। हम्म। हर सुबह आप उसे देखते हैं और खुद से कहते हैं आज आज तो पक्का इसे निपटा दूंगा। और फिर रात को? और फिर रात को वही काम आपको घूर रहा होता है, वहीं का वहीं। हम सब इस चक्कर में फंसे हैं, है ना? बिल्कुल। आज हम इसी चक्र को तोड़ने पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक ऑडियो बुक का सारांश है जिसका शीर्षक है स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, हाउ टू टेक एक्शन इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। और हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि हमारा दिमाग हमें कैसे फंसाता है और सबसे जरूरी हम इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो चलिए इस आदत की जड़ तक पहुंचते हैं। इस किताब की सबसे पहली बात ही मतलब दिमाग हिला देती है। क्या है वो? हम सब सोचते हैं कि हम आलसी हैं, इसीलिए काम टालते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं नहीं, आप आलसी नहीं हैं। तो फिर क्या है? आप खुद को धोखा दे रहे हैं। ये बहाने, मैं इसे कल करूंगा या अभी तो बहुत टाइम है, और मेरा सबसे पसंदीदा, कौन सा? मैं दबाव में बेहतर काम करता हूं। सच कहूं तो मैंने अपनी कॉलेज की सारी रिपोर्ट्स इसी बहाने के सहारे लिखी हैं। हाँ, ये तो सबका पसंदीदा है। पर किताब पढ़ने के बाद समझ आया कि मैं बेहतर काम नहीं कर रहा था, बस जैसे तैसे काम खत्म कर रहा था। ये बात बहुत गहरी है, क्योंकि ये जो झूठ है ना, ये आरामदायक तो लगते हैं हाँ, उस पल के लिए। उस पल के लिए, पर ये बेहद खतरनाक है। ये हमें उस काम की बोरियत से, उस मुश्किल से बचा लेते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे झूठ मिलकर एक बहुत बड़ी कीमत वसूलते हैं। किताब में एक लाइन है जो सच में चुभ जाती है। देरी सपनों की खामोश कातिल है। वाह। सोचिए, कोई बड़ा लेखक बनना चाहता है, पर रोज कहता है आज मूड नहीं है, कल लिखूंगा। वो कल सालों में बदल जाता है और सपना धीरे धीरे मर जाता है, बिना किसी शोर शराबे के। मतलब ये छोटी छोटी देरी हमारे बड़े लक्ष्यों को खत्म कर देती है। यही इस आत्मधोखे का असली खतरा है। अरे वाह, मतलब हम आलसी नहीं हैं, बस हमारा दिमाग हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं था। बिल्कुल। ये तो पूरी गेम ही बदल देता है। और यहीं पे एक और दिलचस्प बात सामने आती है कि हमारा दिमाग सफलता के लिए नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हमारे दिमाग की पहली प्राथमिकता है हमें सुरक्षित और आरामदायक रखना। ठीक है। हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वज गुफाओं में रहते थे, तो ऊर्जा बचाना और खतरों से दूर रहना जिंदा रहने के लिए जरूरी था, है ना? हाँ, बिल्कुल। मुश्किल काम जैसे शिकार पर जाना, उसमें ऊर्जा भी लगती थी और जान का खतरा भी होता था। हमारा दिमाग आज भी उसी पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा है। अच्छा, तो इसीलिए एक जरूरी रिपोर्ट लिखने के बजाय इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना ज्यादा आसान लगता है। एग्जैक्टली। क्योंकि रिपोर्ट लिखने में दिमागी ऊर्जा लगेगी, अनिश्चितता है कि अच्छा लिख पाऊंगा या नहीं, फेल होने का डर भी है। हाँ। जबकि स्क्रॉल करने में कोई मेहनत नहीं, कोई खतरा नहीं, और तुरंत डोपामाइन का इनाम मिलता है। हमारा दिमाग तो बस आसान रास्ता चुन रहा है। बिल्कुल। आपका दिमाग मुश्किल काम को एक खतरे के तौर पर देखता है और ध्यान भटकाने वाली चीजों में उसे एक सुरक्षित पनाहगाह मिलती है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हम खुद को कोसना बंद कर देते हैं। ये कोई आपकी व्यक्तिगत कमी नहीं है, ये इंसानी दिमाग की डिफॉल्ट सेटिंग है। तो हम काम से नहीं भाग रहे? नहीं, हम उस काम से जुड़ी बेचैनी, तनाव और असुविधा की भावना से बचना चाहते हैं। तो अगर ये आलस नहीं है और हमारे दिमाग की वायरिंग का नतीजा है, तो असली जड़ तक कैसे पहुंचे? किताब कहती है कि ये टाइम मैनेजमेंट की समस्या कम और इमोशन मैनेजमेंट की समस्या ज्यादा है। हम असल में अपनी भावनाओं से भाग रहे होते हैं। जैसे असफलता का डर, क्या होगा अगर मैं ये प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं दे पाया और सब मुझ पर हंसें? सही। या पर काम के उत्तम न होने का डर, जिसे हम परफेक्शनिज्म कहते हैं। जब तक मेरे पास परफेक्ट आइडिया नहीं होगा, मैं लिखना शुरू ही नहीं करूंगा। हाँ, ये भी बहुत होता है। यहाँ हम काम से नहीं, बल्कि अपूर्ण होने की भावना से, आलोचना के डर से बच रहे हैं। और ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है, क्या हम सच में उस रिपोर्ट को लिखने से बच रहे हैं, या उस चिंता और दबाव की भावना से बच रहे हैं जो रिपोर्ट लिखने के साथ आती है? ये एक बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि अगर समस्या समय की होती तो एक बेहतर कैलेंडर या टू डू लिस्ट उसे ठीक कर देती। बिल्कुल। लेकिन अगर समस्या भावनाओं की है, तो हमें अपनी भावनाओं से निपटने के तरीके सीखने होंगे। और जब हम ये समझ जाते हैं कि हम एक एहसास से भाग रहे हैं, तो हम उस एहसास से निपटने के तरीके खोज सकते हैं, बजाय कि हम काम को ही टालते रहें। हाँ, हम खुद से पूछ सकते हैं, ठीक है, मुझे चिंता हो रही है,
इस चिंता को कम करने के लिए मैं सबसे छोटा पहला कदम क्या उठा सकता हूँ? इससे फोकस काम से हटकर भावना को संभालने पर आ जाता है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि समस्या भावनाओं की है, समय की नहीं। लेकिन ये जानना एक बात है और असल में कुछ करना वो दूसरी। सवाल यह है कि इस ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए, और यहीं पर किताब इस पूरी सोच को पलट देती है। कैसे? हम सब काम शुरू करने के लिए मोटिवेटेड महसूस करने का इंतजार करते हैं। आज फील नहीं आ रही, कल करेंगे। हाँ, ये तो क्लासिक बहाना है। लेकिन किताब का फॉर्मूला ठीक इसका उल्टा है। एक्शन से गति और गति से प्रेरणा। एक्शन, गति, प्रेरणा। हाँ, ये पारंपरिक सोच के बिल्कुल खिलाफ है। हमें सिखाया गया है कि पहले जुनून खोजो, प्रेरणा जगाओ, फिर काम करो। सही। लेकिन ये किताब कहती है कि प्रेरणा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका इंतजार किया जाए। प्रेरणा एक परिणाम है जो एक्शन लेने से पैदा होती है। ये एक आग की तरह है जिसे जलाने के लिए पहले एक छोटी सी चिंगारी यानी एक्शन की जरूरत होती है। मतलब काम करने का मन नहीं है, फिर भी बस शुरू कर दो और प्रेरणा अपने आप पीछे पीछे चली आएगी। एग्जैक्टली। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शुरुआत करना ही तो सबसे मुश्किल काम है। उस पहले कदम को उठाने के लिए क्या करें? इसी के लिए किताब में कुछ बहुत ही कारगर उपाय दिए गए हैं। उनमें से सबसे शक्तिशाली है 5 मिनट का नियम। 5 मिनट का नियम? हाँ, ये बहुत ही सरल लेकिन कमाल का आइडिया है। आप खुद से बस इतना वादा करते हैं कि जिस काम को आप टाल रहे हैं उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए करेंगे। बस 5 मिनट? बस 5 मिनट। उसके बाद आप रुकने के लिए आजाद हैं, चाहे वो पढ़ना हो, घर साफ करना हो या एक्सरसाइज करना हो। सिर्फ 5 मिनट? ये तो किया जा सकता है। इतना छोटा लक्ष्य है कि दिमाग भी शायद इसके खिलाफ बगावत नहीं करेगा। यही इसका मनोविज्ञान है। 5 मिनट का काम हमारे दिमाग को डरावना नहीं लगता। वो सोचता है अरे 5 मिनट ही तो है, चलो कर लेते हैं। और फिर? और अक्सर होता यह है कि एक बार जब हम शुरू कर देते हैं तो न्यूटन का पहला नियम काम करने लगता है। जो चीज गति में है वो गति में ही रहना चाहती है। वो शुरुआती प्रतिरोध जो सबसे बड़ी दीवार होती है टूट जाती है। लेकिन इसमें खतरा भी है। क्या होगा अगर कोई काम 5 मिनट से कहीं ज्यादा उबाऊ और मुश्किल हो? कई बार 5 मिनट के बाद भी उसे जारी रखने की हिम्मत नहीं होती। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। जैसे अगर मुझे 100 पन्नों की कोई बोरिंग रिपोर्ट पढ़नी है तो 5 मिनट के बाद भी मेरा मन करेगा कि इसे बंद कर दूं। ऐसी स्थिति में सिर्फ ये नियम काफी नहीं है। तब शायद काम को और भी छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़ना ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे चाहिए कि उसे ना करने से ज्यादा मुश्किल लगे। ये सब उस पहली गति को पैदा करने के बारे में है। इसी से जुड़ी एक और बाधा है जिसका जिक्र आपने किया, परफेक्शनिज्म। हर काम को बिल्कुल सही करने की आदत। ये सुनने में तो एक अच्छी क्वालिटी लगती है, पर असल में ये टाल मटोल का सबसे बड़ा दोस्त है। सही समय का इंतजार है, मेरे पास अभी सही टूल्स नहीं है। बिल्कुल। किताब हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है, पूर्णता से बेहतर प्रगति है। परफेक्शनिज्म असल में डर का एक सुंदर मुखौटा है। मुखौटा? हाँ, हम इस डर से कि हमारा काम परफेक्ट नहीं होगा उसे शुरू ही नहीं करते। हम योजना बनाने में, सोचने में, रिसर्च करने में हफ्तों लगा देते हैं, लेकिन असल में एक शब्द भी नहीं लिखते। सही बात है। जबकि एक औसत दर्जे का किया गया काम उस शानदार काम से हमेशा बेहतर होता है जो कभी शुरू ही नहीं हुआ। प्रगति जरूरी है, भले ही वो छोटी और गलतियों से भरी क्यों ना हो। बिल्कुल। और अब एक और व्यवहारिक रणनीति पर आते हैं जिसने मेरे सोचने का तरीका ही बदल दिया। बताइए। लेखक कहते हैं रुकावटें कम करें और एक्शन बढ़ाएं। मतलब अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा करने के बजाय अपने माहौल को बदलो। अपने माहौल को ऐसा बनाओ कि सही काम करना आसान हो और गलत काम करना मुश्किल। ये माहौल वाली बात बहुत गहरी है। किताब में एक लाइन है, इच्छा शक्ति से बेहतर माहौल होता है। इच्छा शक्ति से बेहतर माहौल? हमारी विल पावर एक बैटरी की तरह है जो दिन भर में खत्म होती जाती है। सुबह शायद आप खुद को फोन इस्तेमाल करने से रोक लें, पर रात तक थक कर आप हार मान लेंगे। हाँ, ये तो होता है। इसलिए सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना एक हारी हुई लड़ाई लड़ने जैसा है। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? जैसे अगर मुझे सुबह जिम जाना है तो रात में अपने जिम के कपड़े बिस्तर के पास रख लूं? हाँ। अगर मुझे कोई रिपोर्ट लिखनी है तो अपना फोन दूसरे कमरे में चार्ज पर लगा दूं। काम को आसान और ध्यान भटकने को मुश्किल बना दूं। हाँ, और इसे एक कदम और आगे ले जा सकते हैं। जैसे अगर किसी को किताब लिखने का काम टालने की आदत है तो उसे सिर्फ फोन दूर नहीं रखना चाहिए। तो फिर? उसे घर में एक राइटिंग कॉर्नर बनाना चाहिए जहां सिर्फ लैपटॉप और एक कॉफी का कप हो। कोई टीवी नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं।
उस जगह पर जाते ही दिमाग को सिग्नल मिलना चाहिए कि अब लिखने का समय है। अच्छा, ये अपनी इच्छा शक्ति से रोज रोज लड़ने से कहीं ज्यादा आसान और असरदार तरीका है। अपने माहौल को अपना सहयोगी बनाओ, अपना दुश्मन नहीं। और अब अंतिम और शायद सबसे जरूरी विचार पर आते हैं, मूड पर अनुशासन। ये बहुत जरूरी है। लेखक कहते हैं कि सही मूड का इंतजार करना एक जाल है। हम सब सोचते हैं जब काम करने का मन करेगा तब करेंगे। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सफल लोग अपनी भावनाओं के आधार पर काम नहीं करते, वे अपने निर्णयों और अपनी प्रतिबद्धताओं के आधार पर काम करते हैं। भावनाएं तो बदलती रहती हैं। बिल्कुल, भावनाएं तो मौसम की तरह है, वे आती जाती रहती हैं। आज आप प्रेरित महसूस कर सकते हैं, कल थका हुआ। अगर आप सिर्फ अपनी भावनाओं पर निर्भर रहेंगे तो आप कभी भी लगातार कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये कैसे करें? जब आपका मन बिल्कुल ना हो तब भी खुद को काम पर कैसे लगाएं? यहीं पर अनुशासन का असली मतलब समझ में आता है। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा काम करने का मन करेगा। तो फिर क्या है? अनुशासन का मतलब है कि जब आपका मन ना हो तब भी आप वो काम करें, क्योंकि आपने उसे करने का फैसला किया है। जैसे एक एथलीट? हाँ, एक पेशेवर एथलीट हर दिन ट्रेनिंग के लिए उत्साहित नहीं होता, लेकिन वो फिर भी जाता है क्योंकि उसने एक निर्णय लिया है, एक मानक तय किया है। ये अपनी भावनाओं को मालिक बनाने के बजाय उन्हें अपनी सही जगह दिखाने के बारे में है। तो भावनाओं को स्वीकार करना है पर उनके हिसाब से चलना नहीं है। बिल्कुल, आप अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं, हाँ आज मेरा मन नहीं है, और फिर भी काम करते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि टालमटोल कोई चारित्रिक दोष नहीं है। नहीं है। ये आलस्य के बारे में कम और हमारे दिमाग की पुरानी वायरिंग और हमारी भावनाओं से बचने की कोशिश के बारे में ज्यादा है। ये जानकर खुद पर से बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी सीख ये है कि प्रेरणा का इंतजार करना बंद करो। एक्शन से शुरुआत करो। एक्शन से शुरुआत करो, चाहे वो कितना भी छोटा, कितना भी अधूरा क्यों ना हो। किताब की एक लाइन है, तैयार महसूस करने से पहले शुरू करें। क्योंकि आत्मविश्वास और स्पष्टता दोनों ही एक्शन लेने के बाद आते हैं, पहले नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि पहले हमें सब कुछ पता होना चाहिए तब हम शुरू करेंगे, लेकिन असल में जब हम शुरू करते हैं तब हमें रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। इस चर्चा को समाप्त करने के लिए एक विचार। किताब इस बात पर जोर देती है कि स्पष्टता मूवमेंट के बाद आती है। मूवमेंट के बाद, हाँ। यानी जब हम कोई कदम उठाते हैं तभी हमें आगे का रास्ता साफ दिखता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज ऐसा कौन सा एक छोटा काम है, वो एक लक्ष्य जिसे आप टाल रहे हैं, जिस पर सिर्फ 5 मिनट का एक्शन लिया जा सकता है। सिर्फ ये देखने के लिए कि उस 5 मिनट के एक्शन के दूसरी तरफ कौन सी स्पष्टता और कौन सी गति इंतजार कर रही है।